HW न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर सुजीत नायर द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है और ये जानकारी दी गई है दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार के द्वारा माननीय विनोद दुआ जी के खिलाफ एक FIR रजिस्टर्ड किया गया है। दिल्ली पुलिस ने श्री विनोद दुआ जी, जो हमारे कलीग हैं और हमारे कंसल्टेंट एडिटर हैं, इनके अगेंस्ट एक FIR फाइल की। FIR में ये आरोप लगाया गया है कि विनोद दुआ ने फेक न्यूज बनाया, मोटिवेटेड न्यूज बनाया और पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनको बदनाम करने की कोशिश की। पत्रकारिता के नाम पर जिस प्रकार से लोगों को जहर दिया जा रहा है, ये सबसे घातक है। विनोद दुआ जी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और उनके मन में ना जाने क्या कुंठा है। वो नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते करते देश की खिलाफत करें। इनके FIR के हिसाब से उन्होंने ये लिखा है कि आई एम अग्रीव्ड बाय अ जर्नलिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया नेमिंगली मिस्टर विनोद दुआ who is trying to destroy the genuine and peaceful atmosphere of our country by continuously spreading and publishing false and ill-motivated news for his ulterior motive. ठीक है, what he says वो ये बता रहे हैं कि विनोद दुआ जी जो हैं वो फेक न्यूज फैला करके और मोटिवेटेड न्यूज, मतलब कोई कारण के, उनके निजी स्वार्थ के लिए वो न्यूज ऐसे फैलाता है जिससे देश का जो शांति है, जो सोसाइटी में जो शांति है, वो शांति भंग हो रही है। ये उनका कहना। एपिसोड चैनल में है, आप जाके देखें और आप फैसला करें कि इसमें उन्होंने जो कहा है इससे क्या कोई घृणा या कोई एनिमोसिटी। ये जो MLA बनते हैं और या पार्टियां हैं, अब वैचारिक आइडियोलॉजिकल इनका आधार तो रहा नहीं। अब बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं, कम से कम 35% बीजेपी के MLA ऐसे हैं जिनका कोई वैचारिक आधार नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। कांग्रेस में भी ऐसे MLAs की कोई कमी नहीं है, इसलिए कांग्रेस के MLA बेंगलोर गए हैं, बीजेपी के दिल्ली आए हैं। मतलब इनको इतना भी ना शर्म है, ना हया है, ना ही स्वाभिमान है कि मतलब मवेशियों की तरह बसों में ठूंस कर इन्हें निर्जन अलग थलग स्थानों पर ले जाया जाता है, रिजॉर्ट्स में, और पुलिस के पहरे में रखा जाता है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि सारे प्रकरण को 2-3 लोगों की जो निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो ये क्या नाम है इसका ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इनके इर्द गिर्द घूम रही है मध्य प्रदेश की राजनीति। और 1.25 साल पहले जो जनादेश था, जो मैंडेट था, जो जनता ने वोट दिया था, इलेक्शन दिया था, उस जनता को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर जो हमारी चुनी हुई सरकार केंद्र की है, उसका काम ये नहीं है कि कोरोना वायरस को लेकर पूरी तैयारी में प्रधान सेवक आगे दिखे। जैसे चीन के राष्ट्रपति आगे दिखे, वो वुहान गए खुद, प्रधान सेवक ना तो वहाँ आगे दिखे, ना बेरोजगारी कम करने की दिशा में कोई कदम उठाते दिख रहे हैं, ना अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत पे कुछ बोल रहे हैं। वो ऐसे मामलों में जहाँ उनको लगता है कि उनके बस की बात नहीं, हाथ से बाहर निकल रहा है, चाहे वो दिल्ली में हुई हिंसा हो, वो परमहंस बन जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, जिम्मा औरों पर चला जाता है। क्या केंद्र की चुनी हुई सरकार का काम ये है कि राज्यों की चुनी हुई सरकारें एक एक करके गिराए और फिर गर्व से अपनी ही पीठ ठोके कि देखिए हम कितने बहादुर हैं, कितने वीर हैं? सोचने की बात है। 3 दिन दंगे होते रहे, ना कहीं प्रधान सेवक दिखे, ना कहीं गृह मंत्री दिखे। हमारे अमित शाह गृह मंत्री ने आज संसद में कहा कि वो रिव्यू मीटिंग्स ले रहे थे और वो ट्रंप इवेंट चल रहे थे, तो ट्रंप इवेंट भी उन्होंने मिस किए। ट्रंप इवेंट मिस किए उन्होंने काफ़ी सारे, और वो रिव्यू मीटिंग ले रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जिसका काम पूरे देश की सुरक्षा है, अंदरूनी भी और बाहरी भी, सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, खुद उनको एक SHO की तरह गलियों में घूमना पड़ा। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री ने अपना काम नहीं किया। उधर मीनाक्षी लेखी एक MP है, वो कह रही हैं क्या ये गृह मंत्री का काम है कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर बैठे? बिल्कुल है। जब सड़क पर उतरना होता है, जब दंगे हो रहे हों, पुराने नेताओं के सबक सीखिए। दंगे माफ़ कीजिए, दंगे नहीं, हिंसा हो रही हो, पुराने नेताओं से सबक सीखिए। हमारे पुराने नेता, इसमें जवाहरलाल नेहरू शामिल है, वो खुद कूद पड़ते थे भीड़ में, लेकिन यहाँ प्रधान सेवक परमहंस बन जाते हैं, गृह मंत्री गायब रहते हैं। 3 दिन तक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा होती रही, करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बाद हुई, लोग मारे गए, और फिर ये ऊपर से सीना ठोक के कह रहे हैं कि 36 घंटे में काबू पा लिया गया।
हुए क्यों दंगे? पहली बात, कपिल मिश्रा को ऐसे नारे, ऐसा बोलना क्यों दिया गया? डीसीपी साथ में खड़ा हुआ है। अनुराग ठाकुर को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उनको ऐसा नारा क्यों लगाने दिया गया? अगर लगाया भी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि पीठ थपथपारे की 36 घंटे में ये जो हिंसा थी इसको रोक दी गई। और दिल्ली पुलिस ने बेहतरीन काम किया। दिल्ली पुलिस एक फैक्ट शीट जारी करे कि कितने मुसलमान नौजवानों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, कहाँ कहाँ से उठाया गया है, किन हालात में उठाया गया है, सड़क चलते उठाया गया है। एक मंदिर की हिफाजत कर रहा था मुसलमान, उसकी जो रिपोर्ट है, कनपट्टी पे पिस्तौल रखे उसको रात को उठाया गया है। उसको देखें, जो हमारे यहाँ पत्रकारों की हालत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग है वो बहुत ही पुअर है। हर साल उसमें 2 पॉइंट हम नीचे की ओर जा रहे हैं। और आपका तो निजी तौर पर इसका अनुभव है और हम सब लोगों का अनुभव है, इसमें कोई चीज किसी के सामने छुपी नहीं है। तो आप इस पूरे प्रसंग को कैसे लेंगे? वैसे तो आपने जैसे लेना है कह ही दिया ट्विटर पर, फिर भी देखिए शीतल जी, मैं इस घटना को छोटी घटना नहीं मानता हूं और मैं ये भी नहीं मानता हूं, विजय जी की राय से सहमत नहीं हूं कि उसने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम किया है। मेरा मानना है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत उन लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई है जो आज की तारीख में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी राय को बड़ी ईमानदारी के साथ और पुरजोर तरीके से एक विरोध की आवाज के तौर पर उसको बुलंद कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से टेलीविजन चैनल आज हिंदुस्तान में उनकी विरोध की आवाज एकदम खत्म हो गई। हम लोग जब टीवी चैनल में हुआ करते थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो शायद ही कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसने मनमोहन सिंह की तीखी से तीखी आलोचना न की हो या मंत्रियों की तीखी से तीखी आलोचना न की हो, और कभी उन पर इस तरीके का दबाव नहीं पड़ा कि उनकी नौकरी चली जाएगी या फिर उनका संस्थान बंद हो जाएगा। लेकिन आपने पिछले 5-6 सालों के अंदर देखा है वो स्थितियां आज पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो अखबार हैं, अखबारों में भी कमोवेश लगभग वही हाल है। मैं विजय जी की इस राय से सहमत हूं कि ये ऐसा सारे राज्यों के अंदर है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 2014 के पहले जो तमाम राज्य थे, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे बिहार रहा हो, चाहे तमिलनाडु रहा हो, हर जगह की राज्य सरकारें प्रेस की स्वतंत्रता को दमन करने में लगी हुई थी। और जिस भी अखबार ने, जिस भी टीवी चैनल्स ने उनके खिलाफ लिखने की कोशिश की, उस आदमी की नौकरी चली गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सच्चाई। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह पहली बार हो रहा है और बड़े ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है, बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है। और मैं अभी आज जब आपका प्रोग्राम के बारे में बातचीत हुई तो मैं पॉल क्रुगमैन को पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स में 4 जून का उनका कॉलम है। उस कॉलम में वो रिचर्ड निक्सन और डोनाल्ड ट्रंप की तुलना करते हैं और तुलना करते हुए कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ वर्स ह्यूमन बीइंग देन निक्सन। आप सोच नहीं सकते अगर इस तरीके की कोई भाषा अगर इस देश के अंदर किसी अपने प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति के बारे में लिख दे, और कितना भी बड़ा वो कॉलमनिस्ट हो। पॉल क्रुगमैन कोई छोटे मोटे कॉलमनिस्ट नहीं, बहुत बड़े कॉलमनिस्ट, बड़े सम्मानित कॉलमनिस्ट है, अमेरिका में, अमेरिका के बाहर भी। तो मुझे लगता है उसी समय उनको उठा लिया जाता है और इस वक्त जेल की हवा खा रहे होते, वो एक अलग मसला है। मेरा अपना कहना यह है कि अब जो पूरी कोशिश ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब के अंदर जो एक स्वतंत्र पत्रकारिता निकल चली है और जो गाहे बगाहे अगर आप देखें तो वो तमाम उन पत्रकारों की है जो अपने आप में इनका स्टेचर है और जो ईमानदारी से अपनी बात को रखना चाहते हैं, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो। उनको कहीं ना कहीं अब ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम विनोद दुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, अगर सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और अगर आकार पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो फिर अब आप लोग संभल जाइए। मैं नवीन कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी अर्नब गोस्वामी का सपोर्ट करती है, जिसने खुलेआम पता नहीं कितने बातें बोल डाली, उसने कम्युनल भावनाओं को भड़का दिया, हम लोगों के बीच में नफरत की भावना पैदा कर दी। 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहाँ पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। हिंदू कौम सबसे कमजोर कौम नहीं है। आपने धैर्य देखा है, ताकत भी आप समझ लीजिए। 1 महीने तक वो फेक न्यूज चलाता रहा जिसका आपने सपोर्ट किया। एक तरफ तो जो प्रोपेगेंडा फैलाता है, जो हेट न्यूज फैलाता है, जो कम्युनल भावनाओं को भड़काता है, उसके पक्ष में आप खड़े हो जाते हो, और जहां सरकार से सवाल पूछा जाता है आप उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करा देते हैं।
और जिसका बीजेपी के बड़े लीडर भी उसको सपोर्ट करते हैं। अगर बीजेपी के किसी भी बड़े लीडर ने इसका खंडन नहीं किया है, इसलिए ये माना जाना चाहिए कि ये एफआईआर जो लॉन्च किया गया है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है, ना कि एक प्रवक्ता की तरफ से किया गया है। गवर्नमेंट को अच्छा बोलना ये अच्छा पत्रकारिता और गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना ये बुरा पत्रकारिता माना जाएगा। मैं आपके सामने आज एक ही बात बोलने के लिए आया हूं। अगर विनोद दुआ जैसे पत्रकार को उनका आवाज अगर आपने बंद कर दिया तो ये बात आप डेफिनेटली समझ लो, आपने भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोट दिया है। अब सिर्फ एक तरह का पत्रकार होगा, वो पत्रकार जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के पॉलिसियों का गुण गाएगा। और ये हमारे देश, हमारे गणतंत्र और हमारे डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नमस्कार। मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया केवल सरकार के द्वारा बनाई गई किसी भी पॉलिसी को बिना क्रॉस चेक किए उसको प्रमोट कर रहा है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हमें जो भी पॉलिसी सरकार बनाती है, हमें सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन आज की मीडिया में ऐसा हो नहीं रहा है। और जो भी पत्रकार ये सवाल उठाने की कोशिश करता है उसके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगा दिया जाता है, कोई ना कोई उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है और उनके खिलाफ केस रजिस्टर करा दी जाती है। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो फिर पत्रकारिता को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, पत्रकार लोगों से अपील करता हूँ कि आप सब एक साथ आएं और सरकार अच्छा काम करती है तो आप उसको खुल की प्रशंसा करें, लेकिन अगर सरकार के किसी भी काम से आपको कोई भी अगर तकलीफ होती है तो आप उनसे सवाल जरूर पूछें। मीडिया किसी भी प्रजातांत्रिक देश का एक चौथा और स्ट्रांग स्तंभ माना जाता है जो किसी भी प्रकार से हिलना नहीं चाहिए। मैंने विनोद दुआ जी और उनके चैनल के लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की है। अगर हमें मौका मिलता है तो हमारा लीगल फर्म उनको पूरी लीगल सपोर्ट देगा। अर्नब गोस्वामी का केस और विनोद दुआ जी का केस, इन दोनों केसों को कंपैरिजन करने के बाद आप फैसला कीजिए कि उनके खिलाफ किया गया एफआईआर कितना सही है, कितना गलत है और कौन से लोग किस के साथ खड़े हैं और किस तरह की एजेंडा रखते हैं। थैंक यू।